जिसमें से एक शीट जो होना चाहिए ना वो डेटा का होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि जिस सीट पे डेटा होता है ना उस सीट पे नॉर्मली डैशबोर्ड नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि डेटा नीचे भी बढ़ सकता है, राइट भी बढ़ सकता है। तो डेटा वाली शीट बिल्कुल सेपरेट रखिए जिस पे आपका मास्टर डेटा होता है। एक शीट आप कैलकुलेशन के लिए रख सकते हो कि ज़रूरत पड़े तो कभी रेफरेंस वगैरह के लिए कैलकुलेशन के लिए सीट रखो, जो सबसे मेन एक सीट होता है जिस पे आप डैशबोर्ड बनाएंगे। तो डैशबोर्ड के लिए हमें 3 सीट्स लेनी चाहिए। अब 3 सीट्स में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और भी है कि जिस शीट पे आप डैशबोर्ड बना रहे हो, तो डैशबोर्ड क्या होता है कि नॉर्मल अगर आप 100% पे होते, देखो जूमिंग हम अगर 100% पे होते हैं तो सेल की साइज़ या फ़ॉन्ट की साइज़ बहुत कम दिखता है। कई बार विजिबिलिटी इशू हो जाएगा, देखिए समझ में आने में थोड़ा दिक्कत होता है। इसलिए कम से कम 150 के आसपास रखिएगा इसका जूमिंग रेशियो। मतलब आपको पता होना चाहिए कि अगर 150 के आसपास रखेंगे तो थोड़ी सी विजुअलाइजेशन जो होगी डैशबोर्ड की अच्छी होगी। ठीक है, विजुअलाइजेशन जो होगी आपकी अच्छी थोड़ी सी होगी। इसलिए जूमिंग लेवल कितना रखना है, 150 से ऊपर और 200 से कम। बहुत ज़्यादा भी बढ़ा दोगे आप तो पता चला कि कुछ कंटेंट ही नहीं दिखा पाएंगे। तो बहुत ज़्यादा भी नहीं और 100 भी नहीं, 150, पौने 200, 150, 160, 170 के आसपास रख सकते हो। रखने के बाद क्या होता है कि देखो वो तो जैसे जैसे आप डेटा पे काम करेंगे वैसे वैसे आपको रिक्वायरमेंट समझ में आएगा, बट मोटा मोटी जब डैशबोर्ड बनाते हैं तो डैशबोर्ड का एरिया आपको फिक्स कर लेना चाहिए कि भाई मेरे को इस एरिया में डैशबोर्ड बनाना है। इसके लिए मैंने क्या किया, आउटलाइन बॉर्डर ले लिया एक। इससे क्या होगा कि हमें चार्ट का साइज़ या कोई स्लाइसर का साइज़ या कुछ भी आप सेट करोगे तो आपको एक रहेगा कि इससे इस बाउंड्री से आगे नहीं जाना है और उससे नीचे नहीं जाना है। उसके बाद क्या होता है कि हर एक डैशबोर्ड में हमारा हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप पहले वाले रो को पूरा मर्ज कर लीजिए, जितनी भी सेल्स थी A1 से लेके L1 तक का, और इसकी साइज़ ऑब्वियसली थोड़ी सी और ज़्यादा होगी। इसकी थोड़ी फॉर्मेटिंग कर लीजिए, यानी कि एक अच्छा कलर का यूज करिए इसमें डैशबोर्ड बनाते समय, यानी कि हेडिंग, यानी कि अब जो हम कुछ डैशबोर्ड बनाने वाले हैं वो इस एरिया में बनाने वाले हैं। मतलब ये एक हमने आउटलाइन तैयार कर लिया है कि इस एरिया में, जैसे आप घर भी बिल्डिंग भी बनाते हो ना तो सबसे पहले आउटलाइन तैयार किया जाता है कि ये हमारा बाउंड्री होगा, उसके अंदर ही कुछ बनेगा नहीं। तो ये हमारी एक आउटलाइन बन चुका है, इसके अंदर हम लोग डैशबोर्ड बनाएंगे। आते हैं अब हम थोड़ा डेटा पे, कि हमारे पास एक डेटा है जिसमें मान लिया जाए कि एम्प्लॉय आईडी है, कुछ भी हो सकता है डेटा और कितना भी डेटा हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 10,000 भी हो सकता है। मैं क्या कर रहा हूँ, 10-12 एग्जाम्पल के लिए 10-12 डेटा ले रहा हूँ। जो एक पे रूल चलेगा वही 12 पे भी चलेगा, वही 10 पे भी चलेगा। मैंने 10-12 डेटा ले लिया। हर एक एम्प्लॉय का सपोज यहाँ पे एम्प्लॉय का नेम है, यहाँ पे एम्प्लॉय का नेम है यहाँ पे, सो यहाँ पे हमने एम्प्लॉय का नाम ले लिया है। उसके बाद आ जाता है आपका इसके अंदर, जैसे मान लो कि आप किस तरह की एनालिसिस कर रहे हो। मैं एनालिसिस कर रहा हूँ सिटी वाइज सेल्स की एनालिसिस कर रहा हूँ, या सिटी वाइज परफॉर्मेंस की एनालिसिस कर रहा हूँ, कुछ तो करेंगे आप नहीं। तो फिलहाल मैं पटना, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद, ठीक है, ये कुछ हमने सिटी ले ली है जहाँ पे हमारे बिजनेस है, और उसमें इन लोगों की परफॉर्मेंस यहाँ पे लिखा हुआ है। परफॉर्मेंस भी हो सकता है, ये सेल्स भी हो सकता है। मैं एज ए परफॉर्मेंस ले रहा हूँ। इन लोगों की जो परफॉर्मेंस है इन सिटी में इस तरीके का है। किसी सिटी में कोई ज़्यादा अच्छा सेल कर रहा है, किसी में कोई कम कर रहा है। अब देखोगे पटना में इनकी सेल अच्छी हुई है, जबकि दिल्ली में एवरेज हुई है, मुंबई में बहुत अच्छी हुई है, कलकत्ता और नोएडा में बुरा हाल है।
गुड़गांव भी कुछ खास नहीं है, फरीदाबाद फिर ठीक ठाक है ना। तो इस तरीके से एक हमने रेंडमली डेटा डाल दिया है। ये एक रॉ डेटा है जिसके ऊपर हमें डैशबोर्ड बनाना है। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं पूछूं कि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग क्या है डैशबोर्ड के लेके, कि डैशबोर्ड क्या होता है, संगीता क्या बताएंगे डैशबोर्ड क्या होता है? सर अपने डाटा को ग्राफिकली शो करना। तो चार्ट होता है। तो चार्ट और डैशबोर्ड में कोई इन ए फर्क गुड होगा? मैनर। इन ए गुड मैनर। तो क्या चार्ट में हम बैड मैनर में करते हैं? मतलब आप ही के सवाल का मैं जवाब दे रहा हूँ। आपने बोला कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, सो दैट इज कॉल्ड चार्ट। तो चार्ट और डैशबोर्ड में कोई फर्क है या चार्ट ही डैशबोर्ड? एडवांस लेवल का फर्क है, एडवांस लेवल का है। चलो, कुल मिला के बहुत सारी बातें बताया आपने। प्रेरणा, आपको क्या लगता है कि व्हाट इज डैशबोर्ड? सर जो चीज चाहिए उसको मतलब लगा के देख सकते हैं। अच्छा, जो चीज चाहिए, मेरे को चश्मा चाहिए तो चश्मा लगा के देख सकते हैं। तो जो भी चीज चाहिए टर्म को सही यूज करो। कब करोगे? आप क्लास 4 दिन में खत्म होने वाली है। आप अभी भी आप जो चीज चाहिए वो ले लेंगे सर, जो चीज चाहिए वो लगा देंगे सर। तो क्या लगा देंगे, क्या खरीद लेंगे, क्या बेच देंगे? मतलब टर्म्स शुड बी क्लियर। आप बताइए निशांत। सर डैशबोर्ड में पर्टिकुलर शीट जहाँ पे शीट में डैशबोर्ड बनाना है तो उसको हम ग्राफिकल चार्ट का यूज करते हैं और उसमें फिल्टर, उसमें बहुत सारी चीजें लगाते हैं, बहुत सारे फिल्टर लगाते जो भी हमको पर्टिकुलर डेटा चाहिए होता है वो हम पर्टिकुलर मतलब इतना समझदारी है कि डैशबोर्ड ये है ना। ओके, गुड। गौरव, आपको क्या लगता है कि डैशबोर्ड क्या होता है? ठीक है। डैशबोर्ड के बारे में आज के बाद कभी भी कोई पूछता है तो डैशबोर्ड का मतलब होता है कि आप अपने रॉ डेटा को, ठीक है, विजुअलाइज फॉर्म में, प्रेजेंटेबल फॉर्म में प्रेजेंट करना। समराइज, वहाँ पे समराइज भी हो जाएगा, एनालाइज भी हो जाएगा, चार्ट्स का भी यूज होगा, सब कुछ यूज होगा। तो सिंपल भाषा में कि आप अपने रॉ डेटा को जो कि बिखरा पड़ा है उस डेटा को आप बहुत प्रेजेंटेबल वे में प्रेजेंट कर सकते हैं। उसके लिए हमें हो सकता है कि बहुत सारे फॉर्मूले, बहुत सारे टूल्स, बहुत सारे ऑप्शंस अप्लाई करने पड़े। सो हम लोग सिर्फ रेस्ट्रिक्ट चार्ट के ऊपर नहीं रह सकते, या ये भी नहीं बोल सकते कि डैशबोर्ड का मतलब समरी होता है। समरी तो हम पाइवट टेबल से बनाते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे चैप्टर का इन्वॉल्वमेंट है। एक्चुअली क्या करता है डैशबोर्ड? डैशबोर्ड आपके रॉ डेटा को बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंटेबल वे में प्रेजेंट करने का तरीका है, विजुअलाइज वे में प्रेजेंट करने का तरीका होता है। ठीक है, ये कोई चैप्टर नहीं है, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल चैप्टर। या वी लुकअप भी यूज हो सकता है, कॉन्केटनेट भी यूज हो सकता है, इंडेक्स भी यूज हो सकता है, पाइवट भी यूज हो सकता है, चार्ट भी यूज हो सकता है। इसमें जितनी आपकी पीछे से आपको पकड़ है, जितनी आपको कमांड है चैप्टर के ऊपर, आप उतना अच्छा डैशबोर्ड बना सकते हो। डैशबोर्ड आप अपने डेटा को प्रेजेंट करते हो, डैशबोर्ड के थ्रू थोड़ा सा प्रेजेंटेबल वे में प्रेजेंट करते हो, डायनेमिक वे में प्रेजेंट करते हो, तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। अभी एक रॉ डेटा है जैसा मैंने बताया, जिसमें कि एम्प्लॉय आईडी नेम के साथ सिटी वाइज परफॉर्मेंस है हर एक बंदे का। ठीक है, अब हमारा सवाल है कि इस डेटा को अगर हम अपने बॉस के साथ प्रेजेंट करें तो ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर दोगे और इसको प्रेजेंट कर दोगे। तो ऐसा नहीं है कि ये प्रेजेंटेबल नहीं है। जैसे मैंने ये लगा दिया, हेडिंग थोड़ी बना दी, तो प्रेजेंटेबल तो है ये, बट क्या ये डैशबोर्ड है? तो ये क्या है? ये भी तो प्रेजेंटेबल हो रहा है। ये जस्ट एक फॉर्मेटिंग है ना, ये जस्ट फॉर्मेटिंग। डैशबोर्ड, चार्ट, हर चीज़ में फ़र्क होता है, क्योंकि डैशबोर्ड इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल। सब कुछ, सारी तिकड़मबाजी आप लगा सकते हो डैशबोर्ड में। आप अपने डेटा को बेहतर से बेहतर प्रेजेंट करने के लिए हर तरीके का यहाँ पे यूज कर सकते हैं ऑप्शन। तो चलो, फॉर्मेटिंग भी समझ में आ गया, चार्ट भी समझ में आ गया आपको, और डैशबोर्ड एक्चुअली क्या करेगा ये भी आपको थोड़ा सा समझ में आ गया। बट हमारे कुछ क्वेश्चन होंगे जिसका जवाब अगर आप एक्सेल पढ़े हो तो 99% आना चाहिए।
ये एक तरह से डैशबोर्ड एक ऐसा चैप्टर है जहाँ पे हमने प्रीवियस जितने भी चैप्टर पढ़े हैं उसका यहाँ ऑलमोस्ट यूज होता है। तो इस बहाने ये भी पता चल जाएगा कि आप लोग कितने पानी में हैं। ये एक तरह से आपका इनफॉर्मल टेस्ट है, फॉर्मल नहीं। फॉर्मल तो बोलेंगे कि भाई टेस्ट है तब तो गायब ही हो जाओगे, है ना। ये इनफॉर्मल टेस्ट है। अभी हम कुछ चीज़ें आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। आप लोग डेटा को तो समझ गए कि डेटा में क्या दिया गया है, एम्प्लॉय आईडी, नेम, है ना। सबसे पहला सवाल है, इसकी जो हेडिंग है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जिनसे क्वेश्चन पूछेंगे उसी को जवाब देना। इसकी जो हेडिंग है, सेम टू सेम हेडिंग मेरे को डैशबोर्ड में यहाँ पे चाहिए, इस एरिया में चाहिए, ये इस एरिया में चाहिए मेरे को सेम टू सेम हेडिंग, ये एम्प्लॉय आईडी, नेम वगैरह वगैरह। संगीता क्या करेंगे? पहला सवाल, कॉपी पेस्ट कर दो। कॉपी पेस्ट कर दो। वेरी गुड, कॉपी पेस्ट कर दिया हमने। और कॉपी पेस्ट के बाद जो प्रॉब्लम आई है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि कल के डेट में डेटा में हमें ये पता चला कि भाई ये जो फरीदाबाद नहीं था, ये पुणे था। बात समझ में आई? और यहाँ नेम नहीं, यहाँ पे एम्प्लॉय नेम था। तो आपने डेटा में तो चेंज कर दिया, बट क्या हुआ, डैशबोर्ड में अभी भी रिफ्लेक्ट वही कर रहा है जो पहले रिफ्लेक्ट कर रहा था। अब दूसरा आंसर कुछ ऐसा हो जो डायनेमिक हो, मतलब यहाँ चेंज हो तो यहाँ भी चेंज हो जाए। निशान, बहुत बेसिक सवाल कर रहा हूँ, कोई बहुत टफ सवाल नहीं कर रहा हूँ, जिसमें आप लोगों का पोल खुलेगा कि कितना आपके दिमाग में स्टोर है चीज़ें। और उम्मीद बहुत ज़्यादा पाल रखे हो जॉब का, तो पढ़ाई कर दो शुरू, जॉब के बारे में सोचना थोड़े दिन बंद कर दो। प्रेरणा, जो 1 सेकेंड का जवाब है उसके लिए तो 3-4 घंटे तक तो साइलेंट मोड में चले जाते हैं। सर मैनुअली नहीं कर सकते थे? मैनुअल करेंगे, वाह, 2 मिनट तो लगेंगे पूरे से। अच्छा मैनुअल करेंगे आप, चलिए ठीक। मीनाक्षी, तो फ्रिज पेन करेंगे। क्या कर देंगे? फ्रिज पेन। क्या? प्लीज पेंस को बोलिए। फ्रिज पेंस कर देंगे, क्या बात है। राहुल, चलो महेश, तो टेक्स्ट का फंक्शन यूज कर सकते हैं शायद इसमें। टेक्स्ट का फंक्शन यूज कर लेंगे, क्या बात है। और आप क्या करने वाले हो संगीता दोबारा? सेल रेफरेंस। वेरी गुड, फाइनली आंसर मिला सेल रेफरेंस। सेल रेफरेंस में एक रिलेटिव सेल रेफरेंस बताया था जिसमें किसी तरह का फ्रीज वगैरह नहीं करना होता है। सिंपल यहाँ से सेलेक्ट करोगे और हमें आगे बढ़ के ही अगली वैल्यू को उठाना है धीरे धीरे। तो एक एम्प्लॉय आईडी उठा लिया तो ऑटोमेटिक भी हो जाएगा, वहाँ चेंज होगा तो यहाँ पे चेंज भी हो जाएगा इजीली। अगर आप वापस से डेटा के अंदर मान लो चेंज कर रहे हो, आप जयपुर कर दिया, तो देखेंगे कि जैसे डेटा में चेंज करते हैं तो हमारा डैशबोर्ड में भी चेंज हो जाएगा। आप कितनी जगह पे मैनुअल करते रहोगे, तो मैनुअल वाला तो आंसर बिल्कुल गलत था और कॉपी पेस्ट का भी मेथड इस जगह पे सही नहीं था। फाइनल आंसर मिल गया, इसको हम सेल रेफरेंस से कनेक्ट कर लेंगे। इससे क्या होगा कि थोड़ा सा आसान हो जाता है आपका काम और डायनेमिक भी हो जाता है। चलिए एक क्वेश्चन और है, अगर मैं यहाँ पे 1 डालूं, ध्यान देंगे, अगर मैं यहाँ पे 1 डालूं तो पहली एम्प्लॉय आईडी आ जाए, अगर मैं 2 डालूं तो दूसरी एम्प्लॉय आईडी आ जाए, अगर मैं 3 डालूं तो तीसरी एम्प्लॉय आईडी आ जाए फ्रॉम डेटा। ये क्वेश्चन का आंसर निशांत आप देंगे। मतलब निशांत क्या पूरा शांति हो गया ये लड़का?
जितना अच्छा था, मतलब ये बैच के बारे में जब भी सोचते हैं ना तो बड़ा अफसोस होता है गौरव जी, बड़ा अफसोस होता है और बोलते हैं कि यही बैच था जब 10 दिन शुरुआती 10-15 दिन हमें ये लगा था कि शायद ये इस साल का सबसे बढ़िया बैच होगा, और आज हमें ये लग रहा है कि इस साल का सबसे घटिया बैच ऑन रिकॉर्डिंग। किसी से कुछ भी पूछ लो बहुत कम जवाब मिलते हैं, और पेरेंट्स का कॉल आता है सब कुछ अच्छा चल रहा है, जॉब तो लग जाएगा ना, कहाँ से जॉब लगेगा बताइए तो। चलिए प्रेरणा, सर आपने ये कॉन्सेप्ट पहले से बताया था तो दिमाग से निकल गया। मीनाक्षी, महेश, जिनको आता है बताइए जल्दी से कि अगर मैं 3 लिखता हूँ तो थर्ड एम्प्लॉय आईडी आ जाए, 2 लिखूँ तो सेकेंड आ जाए, फर्स्ट लिखूँ तो फर्स्ट आ जाए। क्या? चूज। चूज, वेरी गुड। एक आंसर आ गया मेरे को जिसका आंसर है चूज। चूज से ऐसा कर सकते हैं, चूज में एक होता है इंडेक्स नंबर, और इंडेक्स नंबर के बाद होता है वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3, है ना। वैल्यू 1 ये हो जाएगा, वैल्यू 2 ये हो जाएगा, वैल्यू 3 ये हो जाएगा। सवाल फिर से वही आ गया कॉपी पेस्ट वाला, अगर 10 लाख डेटा दे दिया तो क्या 10 लाख बार आप वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3, चलो समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ तो दिमाग तो चला कि हो सकता है कि हमने 3 जैसे 3 दिए तो 1 करेंगे तो 1 आ जाता है, 2 करेंगे 2 आ जाएगा, 3 करेंगे 3 आ जाएगा। तो कुछ हद तक तो मैं सेटिस्फाइड हूँ कि चलो कुछ तो आंसर आया। इंडेक्स विथ चूज। हैं? इंडेक्स विथ चूज। इंडेक्स विथ चूज क्या होगा उसमें? निशांत, शांति रहो, कुछ बोलोगे? सोच रहे हैं, सोचते रहिएगा आप। सर मैच ना लगा रहे इंडेक्स के साथ, कैसे, जैसे बताइए। मतलब मैच की वैल्यू जब क्वेश्चन पूछो तो आंसर के रूप में बताया करो, ऐसा नहीं, ये ना कर ले सर। इक्वल टू इंडेक्स, हाँ, इक्वल टू इंडेक्स, इक्वल्स टू इंडेक्स, देन एरे सर डाटा 1 का हो जाएगा, एरे डेटा 1 का हो जाएगा, फ्रिज भी कर लेते हैं, है ना। ओके, और वैल्यू होती है हमें क्या सिलेक्ट, मतलब देखो यहाँ पे सिंटेक्स देखो क्या कह रहा है। एरे तो सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद रो नंबर कॉलम नंबर मांग रहा है, फिर 1,1 कर देंगे, और ऐसा करने से क्या होगा, पहली एम्प्लॉय आईडी आ जाएगी। इस रो पे अगर 2 कर देंगे तो दूसरी एम्प्लॉय आ जाएगी, तो हम क्या करेंगे, इसी बीच वाले जहाँ पे रो डालते हैं वहाँ पे इसको कनेक्ट कर देंगे, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और ये 1000 क्या 10,000 भी डेटा रहेगा या 10 लाख भी डेटा रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 7वां करोगे तो 7वां को पिक कर लेगा। वैसे चूज में बहुत टाइम लगता, देखो आंसर कॉपी पेस्ट भी था एडिंग का, बट वो डैशबोर्ड के हिसाब से अप्रोप्रिएट आंसर नहीं था। चूज आंसर था बट डैशबोर्ड के हिसाब से अप्रोप्रिएट आंसर नहीं था। बट सेम टू सेम एक्टिविटी हमने अभी कुछ दिन पहले क्लास में करके दिखाया था कि हमारे पास अगर 10-12 नाम है, रेंडमली हमें उठाना है तो हम उठा सकते हैं, है ना। तो चलो एक आंसर और मिल गया। अब ये हो गया कि डेटा कितना भी होता, चाहे 10 होता या 10 लाख होता, हम बस उसका रोल नंबर यहाँ पे देंगे, ये रो नंबर देंगे और वहाँ से डेटा को पुल कर लेगा। क्लियर हो गया सबको? अब प्रेरणा आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन है कि हमारे पास ये बात पता चल गया कि मैं 1 करूँगा तो पहली आईडी आ जाएगी, 2 करूँगा तो दूसरी आईडी आ जाएगी। सो माई क्वेश्चन इज कि अगर मेरे को इस आईडी के बेस पे इसके सारे इंफॉर्मेशन चाहिए कि किस किस सिटी में इस एम्प्लॉय आईडी का क्या नाम है और इनकी अलग अलग सिटी के अंदर परफॉर्मेंस कैसा है, मतलब इस आईडी के बेस पे इसके सारे इंफॉर्मेशन निकालने हैं। एक ऐसा फॉर्मूला का नाम बताइए जिससे कि ये हो सकता है। निशांत, खाली वी लुकअप से हो जाएगा? वी लुकअप को फॉर्मूला है, वी लुकअप बोले गलती हो गया, मैं फॉर्मूला पूछ रहा हूँ। फॉर्मूला इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन, वी लुकअप इज ए फंक्शन। खाली वी लुकअप से कभी नहीं होगा जिंदगी में। फॉर्मूला बोला तो सोचो कि वी लुकअप के साथ क्या लगाएंगे, पूरा आंसर दो। बी लुकअप प्लस कॉलम, इसका आंसर
वी लुकअप कॉलम हो सकता है, वी लुकअप मैच हो सकता है, वी लुकअप चूज विथ कॉलम हो सकता है, इंडेक्स विथ डबल मैच हो सकता है। इतने सारे आंसर्स थे इस काम को करने के लिए। और सोचो प्रेरणा एक भी नहीं आ रहा है दिमाग में, तो कैसे होगा। वी लुकअप में लुकअप वैल्यू ये है, इसको फ्रीज कर लेते हैं क्योंकि हमें आगे की तरफ बढ़ना है। टेबल एरे के लिए हमें इस टेबल में आना पड़ेगा, फ्रीज कर लेते हैं। उसके बाद कॉलम नंबर B1 में हमारी है तो कॉलम ऑफ B1 कर लेंगे, कॉमा 0। तो ये इस पे तो हमें लगता है कि कम से कम 50 बार हमने क्लास में ये लॉजिक करवाया है। वी लुकअप कॉलम, वी लुकअप चूज, वी लुकअप किससे नहीं बनेगा ये, मतलब एक नहीं 5-5 रास्ते हैं अपने पास इस क्वेश्चन का जवाब देने। जिसके दिमाग में ये नहीं आया तो सोच लो कि आपको कितनी मेहनत करनी चाहिए। नहीं, दीपावली में लोगों ने पटाखे तो नहीं फूटे फोड़े, बट इस बैच का ना सारा जो दिमाग से खाली हो गया पूरा एक्शन। नहीं, देखो 1 अगर करते हैं तो पहली आईडी और उससे रिलेटेड उसका परफॉर्मेंस, दूसरी आईडी और उससे रिलेटेड उसका परफॉर्मेंस, तीसरी आईडी और उससे रिलेटेड उसका तीसरा। अब यहाँ पे मैं एक सपोज कि हेडिंग के हिसाब से मैं कुछ हेडिंग लिख रहा हूँ डेटा के हिसाब से, परफॉर्मेंस एनालिसिस फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ year 2021 of Aruna. Performance analysis for the first quarter of year 2021 ऑफ अरुणा। यस, इसको थोड़ा बोल्ड कर देते हैं, थोड़ी सी साइज इंक्रीज कर देते हैं। प्रेरणा नहीं सर, मेरे को नहीं आ रहा मुझे। एकदम सरेंडर कर दिया आपने, हैं? यस सर। आज मैं कुछ भी नहीं पूछूं, आज नहीं, मैं आज के बाद कुछ नहीं पूछूंगा आपसे। नहीं, मेरे पता नहीं, पढ़ाई नहीं है। तो किस खुशी में? सर CS की पढ़ रही थी, दिसंबर में पेपर आने थे। अच्छा, वो पेपर आ रही है तो कोई काम का चीज़ नहीं सर, क्यों नहीं है, है काम का चीज, पर वो भी सर पे है मेरे। सर पे है। अच्छा चलो, आपके सर पे क्या है निशान? CDS या NDTV इंडिया या आज तक, कुछ तो होगा सर पे जिसकी वजह से जवाब नहीं दे रहे हो। मेरा क्वेश्चन है कि ये जो हेडिंग बनाई, इस हेडिंग में क्या प्रॉब्लम है? या ठीक है, बढ़िया हेडिंग बनाया हमने। हेडिंग तो बढ़िया लग रहा है, नहीं संगीता? कुछ कमी है हेडिंग में? यस सर, जब 5 करेंगे तो नाम चेंज हो जाएगा। हाँ, तो ये लड़की ठीक है, और इसकी जॉब की गारंटी भी मैं लेता हूँ कि हो जाएगा अगर ये थोड़ा सा और 10% लगा दे। 80% रेडी है, बाकी का गारंटी नहीं लेता हूँ इस बैच में। बाकी सबका स्थिति बहुत ज़्यादा वाला खराब है, लेकिन अगर ये जॉब चाहे इसका आंसर तो भी- 10-20% और मेहनत कर लो, आपकी जॉब लगवा देंगे, मैं गारंटी लेता हूँ। रिकॉर्डिंग, आप रिकॉर्डिंग मोड में याद कर लो कि मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ आपका जॉब लग जाएगा। अपना 10-20% और मेहनत शुरू कर दो। अभी बहुत सारी वैकेंसीज है हमारे इसके अंदर जहाँ पे सिर्फ एक्सेल की अच्छी नॉलेज चाहिए और आपका हो जाएगा, थोड़ी कम्युनिकेशन अगर ठीक रही तो। सर इसका आंसर भी पता है। इसका आंसर भी पता है, वाह। तो हो क्या रहा है कि अगर मैं यहाँ से डेटा में किसी और का एनालिसिस करूँगा तो हेडिंग अनुरा का रह जाएगा और डेटा बनेगा ब्रजेश का। तो यहाँ पे इसका आंसर, चलो ये क्वेश्चन तो इन्होंने पकड़ लिया कि गलती कहाँ पे है, इसका आंसर तो बता सकते हो निशांत? ये वाला अगर रिकॉर्डिंग आपके पापा को सुना दे ना तो कल से ना आपकी सारी पढ़ाई का एंट्री बंद करवा देंगे। इनके पापा एकदम हर 5 दिन पे कॉल करके पूछते हैं क्या परफॉर्मेंस चल रहा है, और इनका परफॉर्मेंस रिकॉर्डिंग सुना देना तो बहुत बुरा हो जाएगा। साफ नहीं पढ़ते हैं ये, जितना अच्छे हैं ये, बिल्कुल उसके हिसाब से पढ़ाई एकदम साफ चौपट कर दिया है।
ये पूरा बैच के ही वही हाल है, इक्का दुक्का छोड़ के। मीनाक्षी, सर मैं- टेक्स्ट में चूज लगेगा। फिर से चूज लगेगा? वाह, मतलब हर जगह पे एक चूज से आंसर, क्या हमने हाँ बोल दिया कि सारा डैशबोर्ड ही चूज से ही खत्म कर देगी ये। चूज मतलब टेक्स्ट चूज होगा, क्यों लगेगा? text जबरदस्ती का चूज लगेगा। महेश आप बताइए। सब एक कम ही आ रहा है। क्या आप बताओ संगीता। हाँ सर, हम अरुणा की जगह कॉन्केट C2 कर देंगे। हाँ, कॉन्केटनेट का यूज करेंगे हम यहाँ पे। देखो ये जो है इक्वल्स टू लगा के, ये वाली वैल्यू हमारी फिक्स है यहाँ तक। अरुणा हटा देंगे, कॉन्केटनेट मतलब एंड, और इसको कनेक्ट कर देंगे सेल रेफरेंस देके C3 से। तो ये क्या हो गया हमारा डायनेमिक। अब एक प्रॉब्लम और है, ये तो बता दो कम से कम निशान। ये हेडिंग में थोड़ा सा एक छोटा सा प्रॉब्लम और है। आदमी डूबते डूबते कितना डूब जाता है, गिरते गिरते कितना गिर जाता है, आपको नहीं पता है, हमें पता है कि आप कैसा थे 10 दिन में 4-5 लोग और क्या हो गए। क्योंकि कंपटीशन पढ़ने का नहीं है, कंपटीशन है कि प्रेरणा ने 8 आंसर नहीं दिया, मैं 9 नहीं दूंगा सर। एक होता है ना कि उसने 6 दिया तो मैं 7 दूं, ये वाला कंपटीशन 10 दिन शुरुआती दौर में था। लास्ट में ये होगा प्रेरणा 10 नहीं दिए तो सर मैंने 9 नहीं दिया, तो बहुत खराब थोड़ी ना किया, मैंने एक तो आंसर दिए। अब ऐसा स्थिति पे पहुंच गया है ये, क्या होगा? नहीं काम कर रहा है, ये तो बता देंगे। मीनाक्षी आप बताइए। मीनाक्षी, करना दोबारा। मेरा क्वेश्चन है कि ये हेडिंग में एक प्रॉब्लम है अभी भी, वो क्या प्रॉब्लम है और उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, दोनों चीज चाहिए। सर इसमें लिखा हुआ क्वार्टर, बट क्वार्टर तो गिवन है ही नहीं। वो आउट ऑफ सिलेबस चली गई। चलिए आप बताएं। सर प्रॉपर फॉर्म में है, हमें अपर केस में एग्जैक्टली, हेडिंग में जो नाम है ना वो स्मॉल में आ रहा है, बाकी सब चीज अपर में आ रहा है, प्रॉपर में आ रहा है। तो यहाँ पे C3 के पहले क्या लगा देंगे? अपर लगा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा कि हमारी अप्रोप्रिएट हो जाएगा। भाई फर्स्ट क्वार्टर का मतलब क्या होता है कि आपको ये डेटा हो सकता है कि क्वार्टरली परफॉर्मेंस का डेटा हो, ईयरली हो, मंथली हो, पर डे का परफॉर्मेंस हो। तो इसमें क्वार्टर से तो कोई क्वेश्चन उठना ही नहीं चाहिए कि सर ये क्वार्टर कहाँ से आ गया। नहीं, ये तो कुछ भी हो सकता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से आपका रेज नहीं होना चाहिए था, रेज ये होना चाहिए कि सब चीज सर कैपिटल में था और नाम जो है ना प्रॉपर केस या लोअर केस में शो कर रहा था। तो उसको डायनेमिक करने के लिए आप क्या कर सकते थे? आप कॉन्केटनेट करने के बाद उस पर्टिकुलर सेल को अपर करवा सकते। देखो अपर तक भी भूल गए हो आप लोग, मतलब भूल तो नहीं गए हो, इसको बोलते दिमाग में नहीं रखना, प्रैक्टिस नहीं करना, इसलिए ऐसा हो रहा है। देखिए अभी तक जितने सवाल किए हैं, आप लोगों में से कितने लोग हैं जिनके पास जवाब था? इंडेक्स एक जने के दिमाग में आया, वी लुकअप विथ कॉलम एक जने के दिमाग में आया, कॉन्केटनेट एक जने के दिमाग में आया, तो फिर बाकी जने सिर्फ मुख्य दर्शक बन के, जबकि ये बहुत आसान है, कॉपी पेस्ट नहीं होके ये सेल रेफरेंस का यूज हो सकता है। ये किसी के दिमाग में नहीं आया है, एक के दिमाग में आया सर। तो देखो कितनी छोटी छोटी गलतियां करते हो और आप बोलोगे सर जॉब नहीं लगेगा। जॉब में जाओ ना, डंडे लेके भगाएंगे सब वहाँ से। इस तरीके से अगर आप परफॉर्मेंस वहाँ पे दिखाओगे तो अच्छी कंपनी क्या बोलती है? कॉल यू बैक। और बुरी कंपनी तो ये भी नहीं बोलेगी, बोलेगी क्या लेके आ गए आप, नहीं, जबकि पढ़ाई किया ही नहीं लेकिन जॉब चाहिए लोगों। तो ये प्रॉब्लम होती है। तो आप लोग देख लो, अब हम क्या बोले। इतना बुरा स्थिति, मतलब हमें लगता है कि पिछले 10 साल में किसी बैच का नहीं हुआ था जितना इस बैच का देख रहे हैं। मतलब ऐसा हुआ ही नहीं था, ऐसा कोई हिस्ट्री नहीं रहा है।
कि डैशबोर्ड तक आते आते तक लोग एकदम अप टू डेट हो जाता है, जॉब प्रिपरेशंस में आता है, लोगों को इंटरव्यू में भेजना शुरू कर देते हैं, सिलेक्शन लोगों के हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर आने लगता है। और आप लोग कोई बोलते हो कि मेरे सर के ऊपर CS है, 15 दिन से पढ़ा नहीं, कोई बोलता है कि मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा है, कोई बोलता है बीमार पड़ गए। मतलब सारी बीमारी, सारा जो कहते हैं ना, सारा बीमारी इसी बैच में आके बैठ गई है। नहीं तो देखो, बहाने तो छोड़ना पड़ेगा अगर आपको सक्सेस चाहिए तो। बिगड़ने को तो मैं अब बोल सकता हूँ कि आप बहुत कुछ बिगड़ चुका है, अब नहीं संभल पाओगे, अब बिगड़ गया बहुत ज़्यादा। संभलने के टाइम तक बोलता रहा आप संभल जाओ, आप संभल जाओ, आप संभल जाओ, लेकिन नहीं संभले। अब संभलना मुश्किल है। अब एक ही उपाय है कि डे 1 से जो हमने आपको वीडियो भेजी है, एक एक दिन करके वीडियो देखो, एक दिन में एक वीडियो देखो, 25 दिन तक लगातार, 40 दिन तक लगातार वीडियो देखो, जितनी क्लासेस हुई है उतने में हो जाएगा। अगर आपकी कैपेसिटी अच्छी है, ऐसा तो लग नहीं रहा है फिलहाल, तो आप एक दिन में 3 वीडियो भी देख सकते हो क्योंकि पढ़ा हुआ है। एक दिन कुछ फंक्शन देख लिया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पकड़ लो। एक दिन वी लुकअप पकड़ो तो वी लुकअप को 2 दिन में पूरा वी लुकअप क्लियर कर लो। एक दिन पाइवट क्लियर कर लो, एक दिन डेटा वैलिडेशन क्लियर कर लो, तभी जाके आपका, मैं बोल सकता हूँ कि दिमाग जो है आपका अप टू डेट काम करेगा। अदरवाइज हर चीज़ लगेगा कि हम क्या कर रहे हैं, क्या बन रहा है। नहीं, इतने में देखो कितने सारे सवाल आए और सबका जवाब क्या निकला। अब एक सवाल आसान है, बट देखो मैं क्या कर रहा हूँ कि इसका ये जो सेल्स है ना, इसका एक ओवरऑल मतलब एवरेज निकाल देता हूँ, जिससे कि इसकी एवरेज सेल्स हमें पता चल जाएगा। निशांत, इस बार दुखी मत करना, एकदम आपने एकदम दुखी कर रखा है। और आपके पापा पूछते हैं कि कैसा चल रहा हो, तो एकदम बहुत बढ़िया चल रहा है, नौकरी तो एकदम लग जाएगी ना। मतलब ऐसा रिकॉर्डिंग सुनाएंगे इनके पापा का तो इनको भी आश्चर्य होगा कि कितना ख्याल रखते हैं इनके पापा इनके लिए, और ये क्या करते हैं यही जाने। ये देखो यहाँ पे जो एवरेज की वैल्यू आती है ना, पॉइंट्स में आ रही है। हम इस पॉइंट की वैल्यू को हटाना चाहते हैं, इसके लिए क्या करें, हम इसे फिक्स वैल्यू चाहिए। इस तरह से पॉइंट में हमें वैल्यू नहीं चाहिए, क्या करेंगे, इंटीजर लगा देंगे। क्या इंटीजर कॉर्पोरेट्स के अंदर यूज होता है? राउंड भी कर सकते हैं, एग्जैक्टली राउंड भी कर सकते हैं। तो राउंड कैसे करेंगे, क्या करना पड़ेगा इसमें, मतलब इक्वल्स टू राउंड कैसे डायरेक्ट कर दोगे आप? इक्वल्स टू एवरेज लगा हुआ, इसमें राउंड सोचो ना। यहाँ पे राउंड लगा देंगे। कहाँ पे? एवरेज के बाद लगा देंगे राउंड, और फिर ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ऐसा सेल भी सेलेक्ट करना है। किसका सेल सेलेक्ट करना है? सोचो, राउंड का भी फंक्शन भूल गए। अब बताइए गौरव जी, अब इसमें ट्रेनर की क्या गलती है? और इनके पापा का रिकॉर्डिंग सुनोगे तो लगेगा पता नहीं इनका बेटा कितना IITN है, कि मेरा बहुत इंटेलिजेंट है, बस खाली थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा सर, ये हो जाएगा। राउंड नहीं होगा तो क्लास में मैंने 5 बार पूछा होगा क्रॉस क्वेश्चन जो QA करते हैं, और एक बार तो प्रॉपर बताया ही होगा, वीडियो दी ही होगी, तब देखिए राउंड कहाँ पे ये लगा रहे हैं। प्रेरणा, इतना तो बता सकते हो। सर इधर से भी तो हो सकता है। भी से पहले ही वाला ही बता दो। भी मतलब होता है कि ये भी सही है, और एक और बताने वाले हैं। भी वर्ड मत बोला करो, उसका गलत इफेक्ट होता है। भी का मतलब होता है कि ये भी सही है और दूसरा वाला भी। पहले ही वाला बता दो ना, फिर भी वाला बता दो। सर राउंड को पहले लगाओ। राउंड तो पहले लगेगा ना, कोई भी फंक्शन पहले लगता है, बाद में थोड़ी ना लगता है। नहीं, तो राउंड पहले लगेगा, राउंड पहले लगेगा, उसके बाद अच्छा 5 रेटिंग में सबसे कम रेटिंग इन्होंने ही दिया है मेरे को। सारे बच्चों ने 5 स्टार रेटिंग दी है, पता है। और ये निशान साहब 4 रेटिंग दी है हमें। मतलब कितना इंटेलिजेंट है, इतना बड़े एनालिस्ट है कि हमने क्या पढ़ा, इनको इतना पूरा ज्ञान है।
कि सर 4 से ज़्यादा के लायक नहीं है, 80% तक हम ठीक हैं। उसके बाद सर एंटर मारना। एंटर मार देंगे तो एरर आ जाएगा, मतलब राउंड आपका भी राउंड हो गया। या भगवान बचाओ। सर मैं तो कॉम्प्लिकेटेड कर रही हूँ जो वहाँ से भी हो सकता है। वहां से भी हो सकता है, मैं पूछ रहा हूँ फॉर्मूला लगाने के लिए आप बोल रहे हो, वहां से भी हो सकता है। एक तो हुआ नहीं, वहां से भी करवा रहे हो आप। ये भी वाला कब छोड़ोगे अपना लैंग्वेज? मैं पूछूंगा ये लड़का पसंद है कि ये लड़का, सर ये भी, मतलब पहला तो एक कंफर्म हुआ नहीं, दूसरा भी हाँ भर दी, तो ऐसे थोड़ी ना होता है। भी वर्ड का मतलब बहुत गलत होता है। आप क्यों हर बार भी बोलते हो कि ये भी कर सकते? पहले एक ही कर लो ना, उसके बाद दूसरा ऑप्शन बताना। बात समझ रहे हो ना? सो भी का हमेशा यूज नहीं करते हैं, वो गलत माना जाता है। भी मतलब होता है कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आप 15-16 तरीके से बना सकते हो। भी कह के ही फंस जाओगे, तब बोलेगा तब एक और तरीका बता दो। भी एक तो पहले बता दो, फिर उसके बाद बोलना कि एक सर बना लिया, ऐसे भी बना सकते हैं। महेश, महेश जी यस सर। आप बताओ, कल आप आ गए क्लास में, आज फिर इको साउंड में क्यों ले रहे हो क्लास? चलो इसका आंसर बता दो, कितने को क्या बोलते रहेंगे रोज? सर वो जो एवरेज जो नंबर तो सेलेक्ट करेंगे, राउंड के अंदर जो एवरेज में नंबर निकला उस नंबर को सेलेक्ट। आपका इको हो रहा है, आप लैपटॉप और मोबाइल दोनों एक साथ ऑन कर रखे हो क्या? सर वो एयरफोन्स की प्रॉब्लम है। तो एयरफोन बदलो ना, 10,000 रुपये खर्च कर रहे हो एक्सेल सीखने में, लेकिन एयरफोन 30 रुपये का मिलता है, वो क्यों नहीं चेंज कर लेते? मीनाक्षी, सर राउंड अप होगा, राउंड अप, और फिर एवरेज में जो वैल्यू थी उसके बाद में कॉमा जो मतलब जो भी था अभी यहाँ पर लिखा हुआ था एवरेज, तो वहाँ पर कॉमा के बाद A7 वाला। अच्छा उसके बाद इफ एरर भी लगा देंगे। नहीं शाबाश। सर, मतलब एवरेज जो देन के बाद में सर जो मैं चेंज पूरा करना था। डिलीट कर देता हूँ ये सर। और आंसर बताइए। इक्वल्स टू टाइप किया, फिर क्या करेंगे? सर राउंड अप। राउंड अप। यस सर। अच्छा, और फिर एवरेज ब्रैकेट एवरेज। ब्रैकेट एवरेज। यस सर, देन ब्रैकेट और जो सिलेक्शन करना था जो यहाँ पर नंबर था। अच्छा, जो नंबर्स हैं हमारे पटना से लेके जयपुर के, फिर उसके बाद सर देन उसके बाद सर जो अभी यहाँ पर नंबर था 85 कुछ 7 करके था, पॉइंट जैसे पॉइंट के बाद 7 था नहीं। हाँ सर, गौरव मतलब जी कॉमा जो क्या कहना चाहेंगे इन लोगों के बारे में? राउंड अप क्यों यूज करेंगे? राउंड करेंगे और सिंपल इसके पहले राउंड लगेगा इक्वल टू राउंड और उसमें जीरो और कॉमा जीरो लगेंगे, क्योंकि जब आप इसको ये नहीं बताओगे, ऑप्शनल थोड़ी ना, इसको छोड़ थोड़ी ना सकते हैं। जीरो का मतलब होता है इंटीजर पार्ट, और पॉइंट का मतलब कितने पॉइंट तक जा रहे हो। अब ये चीज़ें नहीं बताया है, एग्जाम्पल देखो खोल के कि कितना उसमें मैंने आपकी पूरी सीट पे बता रखा। इतना बुरा हाल है आप लोगों का, मतलब हद है। नहीं, यहाँ से तो कर ही सकते हैं, बट क्या होता है कि फॉर्मूले में भी उसका रिफ्लेक्शन करेगा, डैशबोर्ड में भी, क्योंकि डैशबोर्ड में फिर से पॉइंट शो करने लगेगा। अगर हमने यहीं पे राउंड फिगर कर दिया है तो वहाँ पे भी आपका राउंड फिगर में ही दिखाएगा, वहाँ पे डेसिमल नहीं दिखाएगा। इसीलिए फंक्शंस और फॉर्मूले का यूज करना चाहिए। समझ में आए? देखो पूरा डैशबोर्ड, पहले डैशबोर्ड में पहली कहानी ये इंपॉर्टेंट था। और क्या लगता है कि कोई भी एक ऐसा चैप्टर जो आपने एक बार नहीं 3-3 बार 2-2 बार नहीं पढ़ा हो, नहीं क्वेश्चन आंसर किया हो, फिर भी ये हाल है? तो अब तो ये नहीं बोलेंगे कि ये मत करो वो मत करो, आपको जो मर्जी आप वही करो, बट ये समझ लो कि इस तरीके से आपको जॉब नहीं मिलेगी। जॉब के लिए अपना पैटर्न चेंज करना पड़ेगा आपको। और आइए एक सेकेंड, अब क्या कर रहे हैं हम लोग, इसको सिंपली नाम से एम्प्लॉय आईडी छोड़ दे रहे हैं, नाम से लेके जयपुर तक ये भी बात का निकाला हुआ है। जो आपका एक्चुअल रो डेटा था नेम से लेके इतने को सेलेक्ट करके इंसर्ट में जाके मैं चार्ट ले लेता हूँ। अब चार्ट को छोटा बड़ा करना तो आपको आता ही है,
और देखो बाउंड्री लाइन इसीलिए बनाया है ताकि आप हर एक चार्ट जो भी यूज करोगे इसमें वो सारे की साइज वगैरह को कंट्रोल में काम कर सकते हो। ठीक है, इसमें क्या करो, 1 2 या 3 चार्ट, जैसी मर्जी उतनी चार्ट ले सकते हो। जैसे एक मैं लाइन ले लेता हूँ, एक मैंने कॉलम चार्ट ले ली, एक हम लोग और ले लेते हैं, पाई चार्ट ले लेते हैं। मतलब ये कोई जरूरी नहीं कि आपको 3 लेना है, आपको 3 में से जो लेने का मन करे वो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, जो मर्जी वो ले लो। और इसको साइज के हिसाब से थोड़ा अच्छे से एडजस्ट करिएगा। जैसे कोशिश यही होनी चाहिए कि तीनों ही चार्ट का साइज जो हो सेम हो, 19-20 ऐसा नहीं कि आपको इंची टेप लेके बैठना है, बट अप्रॉक्सीमेटली सेम हो, ताकि इसको जब आप विजुलाइज करोगे, जब आप इसको प्रेजेंट करोगे तो आपका डेटा आपका बहुत अच्छा दिखे। देखो ये लगभग टच कर रहा है, ये अभी थोड़ा छोटा है, हमको थोड़ा सा और आगे ले जा सकते हैं, इसको भी थोड़ा सा आगे ले जा सकते हैं। इसके लिए भी देखते हैं, थोड़ा सा कम कर लेते हैं इसको और इसको नीचे की तरफ ले जाते हैं। देखिए जो डेटा सेलेक्ट किया उसके हिसाब से हेडिंग हमारा राज हो गया। देखो यहाँ पे ऑलरेडी आपने मेन हेडिंग पे राज डाल रखी है, यहाँ पे भी राज है, तो यहाँ सब जगह पे राज होने से ये बहुत बड़ा जगह आपका बर्बाद कर रहा है। ये चार्ट टाइटल, इस चार्ट टाइटल को डिलीट करते इसकी विजुअलाइजेशन और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, इसकी विजुअलाइजेशन और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, और इसकी भी विजुअलाइजेशन और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। नहीं, अब थोड़ा अच्छा हो गया, बट एक प्रॉब्लम और है जो हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि अगर मैं राज की परफॉर्मेंस देख रहा हूं तो इसका पैराग्राफ में जो मीटर चल रहा है, जो इसके वर्टिकल एक्सिस है, वो 0 से 100 का है। 1 कर रहा हूं तो भी पर 100 का है, 3 कर रहा हूं तो 50 का हो गया, 4 कर रहा हूं, 5 कर रहा हूं तो 100 का है, 7 कर रहा हूं तो भी 100 का। 100 का ज़्यादा है, बट ये 120 हो गया। मतलब कोई 120 जा रहा है, कोई 100 जा रहा है, कोई 50 भी जा रहा है, बट किसी की परफॉर्मेंस तो एक पैरामीटर से मापा जाता है ना, 100 पे। तो इस चीज़ को 100 कैसे किया जाएगा फिक्स, निशांत? पेस्ट स्पेशल से, वेरी गुड, शाबाश, कर दिखाया आपने। और आप बताओ प्रेरणा, सेलेक्ट करने बड़ी चार्ट है। चार्ट को क्लिक कर दें, मीनाक्षी सर एक्सेस फॉर्मेटिंग होगी, कैसे? सर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और फॉर्मेट एक्सिस के अंदर देखो यहाँ पे ऑटो मोड में होता है, तो डेटा के हिसाब से डेटा ज़्यादा रहेगा तो बढ़ जाएगा, डेटा कम रहेगा तो घट जाएगा। तो इसको आप 0 रखोगे और इसको क्या रखोगे, मैक्सिमम 100। तो कभी भी ये एक्सीड नहीं होगा, अगर एक्सीड होगा तो सबका एक्सीड होगा। अब चाहे एक वाले को चेक करोगे वो भी 100 दिखाएगा, 2 को करोगे तब भी पर 100 पे दिखाएगा, 4 को करेंगे तो भी पर 100 दिखाएगा, चाहे कितने कम वैल्यू हो या ज़्यादा वैल्यू। 120 अब इसकी जो इंटरवल है, ये इंटरवल को कम करने के लिए थोड़े से साइज कम करके देखो, तो साइज में अगर 10-10 का इंटरवल रखते हो तो काफ़ी खूबसूरत लगता है। और सेम लॉजिक यहाँ पे भी आपको ठीक करना पड़ेगा, राइट क्लिक फॉर्मेट में जाके 100 करना पड़ेगा और इसको भी ऑटो को 0 करके फिक्स करना पड़ेगा। ठीक है, करना वही है लेकिन थोड़े अलग तरीके से करो और डायनेमिक हो जाए वो चीज़ें, थोड़ा उस हिसाब से सोच के करना है। तो चलिए ये वाला पार्ट फाइनली कुछ आंसर तो आया। ठीक है, अब आती है बारी फॉर्मेटिंग की। तो फॉर्मेटिंग के लिए आपके पास चॉइस है कि आप अगर टाइम दे के पूरा फॉर्मेटिंग करना चाहते हो तो यहाँ से प्रीसेट ऑप्शन का यूज कर सकते हो, और अगर आपको मान लो, देखो अगर हमने यहाँ से लिया और प्रीसेट में जाके फॉर्मेटिंग करी तो काफ़ी खूबसूरत इफ़ेक्ट्स वगैरह का आप यूज कर सकते हो, ग्रेडियंट वगैरह का यूज कर सकते हो, कुछ भी जो देख लो कि जो ज़रूरी की चीज़ें हैं, मॉडिफिकेशन, कलर चेंज करके देख लीजिए कि कौन सा अच्छा लग रहा है, या इसके ऊपर ग्रेडियंट चेक करके देखिए। मतलब आपको थोड़ा सा लुक एंड फील अच्छा बनाना है, तो इस तरीके से सारे का चेंज कर दोगे। अब समझ में आया?
अब देखिए कि इतना जो डैशबोर्ड बना उससे क्या मिला हमें। अगर मैं 1 करता हूँ तो पहला बंदे का पूरा एनालिसिस बन के तैयार, दूसरे का एनालिसिस बन के तैयार, तीसरे का एनालिसिस बन के तैयार। इस पे वैल्यू शो करवाना है तो राइट क्लिक करके ऐड डेटा लेवल कर देंगे ताकि ये वैल्यू भी शो कर सकता है। यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू भी आपको दिखता रहेगा। कहीं पे दिखा है ऐड डेटा लेवल, ऐड डेटा लेवल, ठीक है प्रॉपरली ये रहा। इसमें तो ऑलरेडी परसेंटेज में दिखा रहा है। अच्छा देखो ये वाली चीज़ें हैं, ये थोड़ा बड़ा बड़ा है तो इसको हम सिंपल साइज से भी छोटा कर सकते हैं। साइज छोटा करने से ये चीज़ें हमें बड़ा बड़ा चाहिए, ये भी इसको भी आप नीचे से इस चीज़ों को थोड़ा छोटा कर सकते। देखो ये सब पार्ट है विजुअलाइजेशन का कि आप कितना ज़्यादा ग्राफ के ऊपर थोड़ा ज़्यादा प्रेजेंटेबल बना सकते हो। ये एवरेज परफॉर्मेंस ही बहुत ज़्यादा पुअर था तीसरे मीना का। 1 पे जाएंगे तो 54 के आसपास का है। 2 के इस पे देखो ये बनना शुरू हो गया। यहाँ तक में ऐसा कुछ नहीं पढ़ाया है जो आप पहले नहीं पढ़े थे। इसके सारे जवाब आप लोगों को आना चाहिए या अब आ गया होगा। अब सवाल है इसके आगे, ठीक है। इसके आगे सवाल यही है कि अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे आपको डेवलपर टैब मेरा में दिख रहा है, आप लोगों को डेवलपर टैब नहीं दिखेगा। एक्चुअली डेवलपर टैब हिडन होता है जब आपका MS ऑफिस लोड किया जाता है, यानी कि जब एक्सेल डालते हो तो ये डेवलपर टैब नहीं होता है। यहाँ पे पहला चैलेंजेज है कि ये डेवलपर टैब कैसे लाएंगे। तो किसी पे भी राइट क्लिक करोगे ना तो एक ऑप्शन होता है कस्टमाइज द रिबन। उसमें देखो नीचे साइड में एक डेवलपर का ऑप्शन ऑफ होता है, इसको ऑन कर लो और ओके कर लो। ऐसा करोगे तो ये डेवलपर टैब आ जाएगा। यहाँ पे कुछ काम करेंगे। हालांकि इस टैब का यूज VBA प्रोग्रामिंग ऑटोमेशंस वगैरह में होते हैं, लेकिन आप बिना प्रोग्रामिंग का बिना कोडिंग का कुछ काम यूज कर सकते हो आप। वो है इंसर्ट के अंदर एक बटन है, इस बटन का नाम है स्पिन बटन। क्या नाम है? स्पिन बटन। स्पिन बटन को ऐसे यहाँ पे सेट कर लो, बट इतना छोटा बनाने का कोई मतलब नहीं है, पूरा नेक टू नेक टच करो। मैं ये चाहता हूँ कि जब इस बटन पे क्लिक करूँ तो ये ऑटोमेटिकली, अब जैसे अभी मैं 1 करता हूँ तो यहाँ चेंज होता है, 2 करता हूँ तो यहाँ चेंज होता है। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा प्रेजेंटेबल, इससे क्लिक करूँ तो ये से कंट्रोल हो पूरा। तो ऐसे केस के लिए आपको पहले डेवलपर टैब में जाके इंसर्ट में जाके स्क्रीन बटन ले लेना है, उसको एडजस्ट कर देना है साइज। और उसके बाद इस पर एक चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी कि आपके पास डेटा कितना है। तो डेटा 12 है, ये 12,000 भी हो सकता है और 1200 भी हो सकता है। तो डैशबोर्ड में जब इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो एक फॉर्मेट कंट्रोल मिलता है। ध्यान से देखेंगे यहाँ पे 3 चीज़ों को कंट्रोल किया जाता है। मिनिमम वैल्यू हमेशा 1 होगा। देखो बाय डिफ़ॉल्ट 30,000 रिकॉर्ड के लिए बता रहा है, बट हमारे पास तो सिर्फ 12 है। और सेल लिंक जो मांग रहा है ना, पूरा कंट्रोल किससे हो रहा है? ये वाला बटन से, जो जहाँ से हमने डैशबोर्ड शुरू किया था इंडेक्स में। देखो इसका कनेक्शन यहाँ भी करना होता है, ये रहा। अब देखिए काफ़ी प्रेजेंटेबल आपको लगेगा ये डैशबोर्ड। अब आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो पूरा डैशबोर्ड। बात समझ भाई? अब एक आखिरी चीज़, इसी डेवलपर के अंदर एक होता है लिस्ट बॉक्स। क्या होता है? लिस्ट बॉक्स। इसमें क्या कर सकते हो आप? यहाँ पे लिस्ट बना सकते हो। फिर उसमें भी वही कॉन्सेप्ट है कि लिस्ट छोटा बनाना है, बड़ा बनाना है। राइट क्लिक करके आप अच्छे से इसको पूरा टच करो। टच करने के बाद इसमें तो और भी आसान है इसकी फॉर्मेटिंग। राइट क्लिक करो, फॉर्मेट कंट्रोल करो। इसमें तो 2 ही आता है, एक सेल लिंक आता है, ये तो आएगा ही आएगा। एक इनपुट रेंज आता है। इनपुट रेंज में आप अपने डेटा पे जाके इस बार सबके नाम को ले लेते हैं। देखिए कमाल का चीज़ आपके सामने बन के तैयार हो गया कि अगर मैं यहाँ से 1 करता हूँ तो पहली परफॉर्मेंस देख सकते हैं, 2 करता हूँ दूसरी, 1000 कर देंगे हज़ारवीं, लाख कर देंगे लाखवीं, अगर उतना डेटा है। फिर होता है अगर हमें 1 बाय 1 क्लिक करके जाना पड़े तो देखो। और एक होता है डायरेक्ट मेरे को एलिना का देखना है, डायरेक्ट हमें अनुप्रिया का देखना है, डायरेक्ट हमें अरुणा का देखना है, डायरेक्ट हमें राज का देखना है। कितना बढ़िया डैशबोर्ड बन के तैयार हो गया। ये काम का नहीं है, ये काम का नहीं है। इसको आप राइट क्लिक करके डिलीट कर सकते हो, ये डिलीट कॉलम का हिस्सा था।
अब देखो हमारे पास इतना जगह राइट साइड में बच गया है, जितना डैशबोर्ड आज हमने बनाया उसके हिसाब से। नीचे कोई जगह नहीं है जी, नीचे एकदम बिल्कुल नेक तक पूरा जगह हो गया। अब क्या करो कि थोड़ा और क्या कर सकते कि ये जगह हमारे लिए बेकार है, तो हम डैशबोर्ड में जगह बेकार नहीं छोड़ते हैं, इसलिए कहीं पे भी थोड़ा सा ये देखो इंक्रीज कर देते हैं। देखो ये इंक्रीज कर रहे हैं तो ये साइज़ बढ़ रहा है, ये भी कवर हो रहा है। उसी तरह से ये इंक्रीज कर लिया, इसकी साइज़ बढ़ रही है, इधर भी कवर हो गया। ये साइज़ बढ़ा दिया तो ये भी बड़ा हो गया, ये भी कवर हो रहा है इसमें से। और इसको बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, पूरा नाम आ रहा है। इसको थोड़ा सा 1 पॉइंट इधर बढ़ा देते हैं, इसको भी थोड़ा सा 1 पॉइंट इधर बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा 1 पॉइंट इसको बढ़ा देते हैं, बस थोड़ा सा जगह हो तो चलेगा। देखिए अब कितना पूरा स्क्रीन में एक्सेल के जो अपने ऑप्शन है उसको छोड़ के पूरा एरिया को आपने कवर किया। वो एरिया कौन सा है? जिसको हमने आउटलाइन किया था। और आप लोग जब बनाओगे तो ऐसा नहीं करना कि एक चार्ट बना देना इतना छोटा, एक बना के बढ़ा के इधर कर देना, ये कहीं और जा रहा है, वो कहीं और जा रहा है, नाम कहीं और, तो ये डैशबोर्ड बहुत गंदा लगेगा। इसलिए इस चीज़ का ख्याल रखिएगा आप लोग कि ये सब चीज़ें जो रखेंगे ये सब आपको प्रॉपर साइज में रखना है। ये चीज़ें सब प्रॉपर साइज में रखना है आपको। तो ये था हमारा पहला डैशबोर्ड, और पहला डैशबोर्ड हमारा कंप्लीट हो गया। इसको अगली क्लास से पहले मेरे को ये डैशबोर्ड सबसे चाहिए, क्योंकि आप लोग हवा पानी बहुत दे चुके हो। ये डैशबोर्ड जो आदमी बना के भेजेगा उसी को ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास में अलाउ करेंगे, अदरवाइज आपका कोर्स खत्म।